ठीक है, आज हम लोग साइटोलॉजी में ही राइबोसोम पढ़ेंगे। राइबोसोम ये एकदम छोटा सा ऑर्गेनेज होता है, छोटा छोटा होता है, पाउडर के कण के समान होता है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सभी में पाया जाता है। कह सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अब जब सबसे छोटा कोशिकांग होता है तो ये इसका डिस्कवर तभी संभव हो पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, यानी आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट विल बी डिस्कवर्ड। समझ में आ गया? यानी सूक्ष्म केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। किसने खोजा था? रॉबिन्सन और ब्राउन। आप चाहे तो नोट्स बना के इसको वीडियो को देखते हुए रोक रोक के आप नोट्स भी बना सकते हैं, कॉपी पूरी कर सकते हैं। तो आपने लिखा कि क्या होता है, इसकी खोज हुआ, रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और पैलाडे पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? क्वाइंड दिया था टर्म राइबोसोम। क्लियर हुआ आपको? राइबोसोम याद होगा आपको कि क्या हो गया कि आपको रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने तो खोजा था राइबोसोम को, जो सबसे छोटा कोशिकांग होता है, और पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? टर्म दिया था राइबोसोम। क्लियर हुआ? अब ये लिखा गया नो मेम्ब्रेन फाउंड अराउंड इट, नो मेम्ब्रेन फाउंड अराउंड इट, यानी इसके चारों तरफ कोई कोशिकांग कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। किसके चारों तरफ? राइबोसोम के चारों तरफ कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। और आगे आप लिख सकते हैं फाउंड्स इन, पाया जाता है, फाउंड्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। जो राइबोसोम होता है वह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। आपने लिखा कि मेम्ब्रेनलेस होता है और क्या होता है, लेकिन एक चीज और देखिए, सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। यह जो होता है आगे लिख सकते हैं आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है बाहरी सतह पर, तो इसी की उपस्थिति के आधार पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी अंतःपरदव्य जो जालिका होता है, उसका बाहरी जो सतह होता है खुरदरा हो जाता है, रफ हो जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं, यानी कि ड्यू टू PRE या CNC, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीकम हो जाता है रफ, खुरदरा हो जाता है। ROUGH, रफ मीन्स खुरदरा हो जाता है, और इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ROUGH, रफ
प्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके। अब देखिए जो बताया गया कि जो राइबोसोम होता है सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब ये होता है ऑन द बेसिस यानी आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेडबर्ग कांस्टेंट, अवसादन गुणांक, सेडबर्ग या सेडबर्ग कांस्टेंट, हिंदी अवसादन गुणांक। क्या हो गया? अवसादन गुणांक यानी अवसादन गुणांक के आधार पर, किसके आधार पर? अवसादन गुणांक के आधार पर। थोड़ा सा अवसादन का मतलब, अवसाद का मतलब समझिए, जैसे क्या हो, दो चीजें रखिए, दो चीज का विलयन ले लीजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए। एक का क्या हो गया? एक का बालू का घोल बना लीजिए, एक का बालू का घोल बना लीजिए, और दूसरे में क्या करिए कि पाउडर का घोल बना लीजिए, पाउडर, हल्का पाउडर। दोनों कैसे हिला करके उससे और छोड़ दें। जैसे मान लीजिए ग्लास हो गया, एक में क्या हो गया, ये मिक्सर है, बालू वाला है यानी सैंड है, और दूसरा पाउडर है विद पानी। तो दोनों को चम्मच से हिला दिया जाए, हिला के छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि बालू जो है साथ छोड़ा जाए तो बालू पहले बैठ जाएगा तली में। तो जो चीज का अवसादन गुणांक जितना अधिक होगा यानी वेट के हिसाब से कह सकते हैं, तो वो पहले बैठ जाएगा। तो बालू क्या होगा? पहले बैठ जाएगा तली में, लेकिन जो पाउडर वगैरह जो हल्का है वह देर से बैठेगा। यानी कि हम कह सकते हैं बालू का जो अवसादन गुणांक है अधिक है और पाउडर का अवसादन गुणांक कम है। बात क्लियर हुआ? सेडबर्ग कांस्टेंट हमेशा आता है। ये सेडबर्ग कांस्टेंट जो राइबोसोम होता है वह दो प्रकार से बताया गया। सेडबर्ग कांस्टेंट क्या था? तो लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ सेडबर्ग कांस्टेंट जो राइबोसोम होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक 70S राइबोसोम और सेकेंड हो जाएगा 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। अब अगर देखा जाए कि जो 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम वह प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा जो 70S राइबोसोम होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब ये जो 70S राइबोसोम्स होते हैं दोनों दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एक हो गया, ये हो गया 30S और ये हो गया 50S। यस मतलब सेडबर्ग कांस्टेंट, यस का मतलब सेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, राइबोसोम होते हैं वह दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एक थोड़ा सा छोटा होता है उसको स्मॉल सब यूनिट कहते हैं, स्मॉल सब यूनिट, इसको हम कह दें स्मॉल छोटा सब यूनिट, और दूसरा है लार्ज सब यूनिट। क्लियर हो गया आपको? यानी कि जो राइबोसोम होते हैं वह दो उप यूनिटों से मिलकर बने होते हैं। एक अपेक्षाकृत छोटा होता है उसको स्मॉल सब यूनिट कहते हैं, और एक थोड़ा सा बड़ा होता है उसको लार्ज सब यूनिट कहते हैं। अब ये जो दोनों यानी कि 70S होता है वह दो, उसका जो छोटा यूनिट होता है, इकाई होता है वह 30S होता है, और बड़ा वाला जो इकाई होता है वो 50S होता है। यस का मतलब सेडबर्ग कांस्टेंट, यस का मतलब सेडबर्ग कांस्टेंट, ये दोनों जोड़ते हैं तो ये 70S हो जाता है। याद रहे इट इज नॉट ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यह गणित का योग नहीं है, क्योंकि गणित का आप जोड़ते तो 30 और 50 80 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 70S सेडबर्ग कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी यही पूछता रहता है कि जो 70S जो राइबोसोम है वह क्या होता है कि उसकी इकाइयां किसे किसे बनी होती है। तो 30 और 50 का विकल्प रहेगा और बाकी कई विकल्प हो सकते हैं, तो विकल्प यही होगा 30 और 50। क्लियर हो गया आपको? और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात थोड़ा देखिएगा
कि जो 80S राइबोसोम है, कौन है राइबोसोम? 80S राइबोसोम होता है वह यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अब ये भी दो उप इकाइयों से मिलकर बना होगा, एक छोटी उप इकाई और एक बड़ा उप इकाई। जो छोटी उप इकाई होती है यह है 40S और यह होता है 60S, 40S और 60S। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो प्रोकैरियोट जो 70S होता है उसकी छोटी 30, 50, जो 80S होता है उसका 40 और 60। इसको मैथ से जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यस मतलब यस डिनोटेड सेड वर्ड कांस्टेंट। 80S राइबोसोम हो गया वह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लेकिन फिर ध्यान देने वाली बात, मोस्ट रिमेम्बरेबल पॉइंट, कि जो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें 80S तो पाया जाता है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा जाए, क्योंकि याद होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, तो उसमें अगर पूछा जाए तो 70S। लेकिन अगर केवल जनरली क्वेश्चन पूछा जाए यूकैरियोटिक सेल्स में कौन राइबोसोम पाए जाते हैं, तो हो जाएगा 80S। क्लियर? 80S। तो ये तो हो गया आपने पढ़ा, यानी कि अगर कहा जाए कि जो राइबोसोम होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें आपने देखा कि क्या होते हैं, वो दो उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, एक छोटा थोड़ा सा रहता है, दूसरा एक बड़ा रहता है। तो छोटी वाली उप इकाई को स्मॉल सब यूनिट और बड़े वाले को लार्ज सब यूनिट कहते हैं। इस प्रकार से इसी प्रकार 80S और 70S दोनों प्रकार का आपने देखा, तो प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक चीज और थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो इनके जो दोनों उप इकाई होते हैं, दोनों जो उप इकाई होते हैं, Mg+2 आयन जो कंसंट्रेशन होता है उसी की उपस्थिति के आधार पर ये जुटते भी हैं और अलग भी होते हैं। अलग हो जाते हैं तो उसको मोनोमर कहते हैं। जब दोनों उप इकाइयां आपस में अलग हो गए तो उसको मोनोमर कहते हैं। मोनोमर एक मोनोमर कहते हैं, और जो दोनों आपस में जुड़े रहते हैं तो उसको डाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइमर। डाइमर कंडीशन क्लियर हो गया कि when two subunits of ribosomes are joined each other, जब दोनों राइबोसोम की इकाइयां आपस में जुड़ी रहती है तो उसको डाइमर बोलते हैं। क्या कहते हैं? डाइमर कहते हैं। और इनका जुड़ना और अलग होना Mg+2 आयन कंसंट्रेशन के आधार पे ही होता है। जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो जुड़ जाते हैं और कंसंट्रेशन घटता है तो ये अलग हो जाते हैं। अब यदि कार्य देखा जाए, यानी फंक्शन, मुख्य कार्य जो होता है, फंक्शन अगर देखेंगे राइबोसोम का, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस, PROTEIN, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। कौन? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन FACTORY। क्लियर हो गया? यानी कार्य कहा जाए तो जो राइबोसोम होता है उसको प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। याद होगा? क्लियर आपको? तो अब काम रहेगा तो क्लियर कर लेंगे क्या काम करता है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। क्लियर? राइबोसोम। ओके ओके। अब यहां हम दूसरा लाइसोसोम लैन क्या कहते हैं। वैसे हिंदी को लेकर बहुत बात करिएगा, क्योंकि जो हिंदी होता है वह आगे किसी भी क्लास में वो काम नहीं आता है और वो कंफ्यूजन करता है। तो हमेशा यदि मान लिया आपको लिखना भी है तो आप लिख सकते हैं हिंदी में उसका लाइसोसोम। कहीं भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह जो अंग्रेजी में लिखा है और हिंदी में भी मिलेगा आपको लाइसोसोम। उस तरह से आप हिंदी ढूंढेंगे तो कंफ्यूज भी होंगे, दिक्कत होगा। तो लाइसोसोम इसको खोजा था डी दवे ने, डी दवे नामक साइंटिस्ट ने इसको खोज किया था। अब ये देखिए यह क्या होता है, ये ऐसे बैग जैसा संरचना होता है जो कोशिका में पाया जाता है। अब ये क्या होता है, इसमें 50 से अधिक 50 कह सकते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कह सकते हैं जो लाइसोसोम होता है कोशिका में पाया जाता है और उसकी खोज किया था डी दवे नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसमें 50 के आसपास हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, याद रहे हाइड्रो जहां भी आता है उसका मतलब पानी,
और लिटिक का मतलब है लिसिस से बना हुआ, लिसिस मतलब टूटना। हाइड्रोडिनेटेड, हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर, और लिसिस, लिसिस, लिसिस इसका मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक, इसी से लिसिस से बन गया हाइड्रोलिटिक। ये जो 50 से अधिक जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करता है कि कोशिका के अंदर जो भी खराब कोशिकांग होते हैं, जो भी खराब कोशिकांग होते हैं उनको गलाने का काम करता है। ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स इत्यादि पदार्थों के, यानी कोई भी पदार्थ रहता है जैसे इसके अंदर पहुंचा कि इसको गलाकर नष्ट करने का काम करता है। कौन? लाइसोसोम। इस जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होता है उसका पीएच जो होता है 4.6 होता है, पीएच 4.6 होता है, यानी कि आपको क्लियर होगा कि यह एसिडिक हो गया। आपको याद होगा कि 7 से अधिक जो पीएच होता है वह क्या होता है? एसिडिक होता है, उससे अधिक होता है तो बेसिक हो जाता है, 7 में न्यूट्रल हो जाता है। तो ये इसका जो पीएच होता है 4.6 होता है। क्लियर हो गया आपको? क्या काम करता है? मुख्य काम कि यह कोशिकांग के अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उनको गलाने का काम करता है। एक चीज और देखिए, यह स्टार्वेशन या कुछ भूखमरी में क्या करता है, कभी कभी जो बीमारी की वजह से भी कह सकते हैं कि बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है और अच्छे कोशिकांगों को भी नष्ट कर देता है, गलाकर नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो कोशिका खराब हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं इसको। किसको कहते हैं? प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, या दूसरा शब्द इसे कह सकता है कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। ये हो गया। और प्रश्न देखा जाए तो क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं का मतलब सीधा सा मतलब है कि आपको बताया गया कि क्या होता है, कभी कभी ये आवश्यकता से अधिक सक्रिय हो जाता है तो ये अच्छे कोशिकांगों को भी नष्ट कर देने का काम करता है, जिसकी वजह से कोशिका खराब होने लगती है। तो इस प्रकार से इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब यदि हम लोग फंक्शन पढ़े, फंक्शन कार्य, किसका कार्य? लाइसोसोम का कार्य करेंगे तो ये होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल, मटेरियल कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं, यानी कोशिका के अंदर जो बड़ा पदार्थ होता है उसको कोशिका के बाहर का भी पदार्थ उसको भी गलाने का काम करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। और कह सकते हैं डाइजेशन ऑफ इंट्रा सेल्यूलर मटेरियल, कोशिका के बाहर को भी पदार्थों को भी गलाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, और कोशिका के अंदर जो पदार्थ बनता है उसको गलाने का भी काम करता है। और कह सकते सबसे मोस्ट ट्रिगर, TRIGGER, ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन, ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। ट्रिगर का मतलब घोड़ा, जैसे बंदूक में देखते हैं ट्रिगर होता है, दबाते हैं तो गोली चल जाती है, तो ये है ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन, यानी यही कोशिका विभाजन को प्रारंभ करता है। तो कोशिका विभाजन क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी वजह से जीवों में ग्रोथ होती है, तो ये ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन होता है, यानी कि इसी के फलस्वरूप इसी की वजह से ग्रोथ रेगुलेट होता है। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से आपने आज पढ़ा राइबोसोम पढ़ा और दूसरा पढ़ा लाइसोसोम पढ़ा। दोनों का कार्य स्पष्ट रूप से आप वीडियो को स्लो करके, धीरे करके और कॉपी पे आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू।